हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में फेफड़े कितने इंपॉर्टेंट है, लंग्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो अभी हम सांस लेते हैं ना वो सारी की सारी लंग्स में ही तो जाती है। और लंग्स के अंदर क्या होता है कि उस सांस में से ऑक्सीजन छन जाती है और वो हमारे शरीर को मिल जाती है, हमारे शरीर की कोशिकाओं को मिल जाती है। तो क्या होता है ना कि हवा के आवागमन को लेकर के जो भी लंग्स के अंदर प्रॉब्लम्स हैं वो दो कैटेगरीज में क्लासिफाई की जा सकती हैं, दो कैटेगरीज में बांटी जा सकती हैं। पहली कैटेगरी का नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज और दूसरी कैटेगरी का नाम है रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज। मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज के बारे में। बात करेंगे कि ये क्या होता है, मतलब ये बीमारी क्या होती है और इसमें किस किस तरह के सिम्टम्स या लक्षण देखे जा सकते हैं। और मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आज क्या है ना, क्या दौर चल रहा है मेडिकल साइंस के हिसाब से, तो मैं ये बोलूँगा कि कॉमन लोगों को बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे वो यकीन करते हैं जो उन्होंने कहीं से सुन रखी है, देख रखी है, जो कि पूरी तरह से गलत है। अब क्या होता है कि उस गलत इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ना लोग अपनी हेल्थ का डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं या दूसरों को एडवाइस करना, ज्ञान देना भी स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको तलाश है एक ऐसे चैनल की जहाँ पे कि मेडिकल इन्फॉर्मेशन को ना सिर्फ सिंपल करके बताया जा रहा है, बल्कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी बिल्कुल एविडेंस बेस्ड है और बिल्कुल एक्यूरेट है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज़ के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारे लंग्स हैं ना, वो पूरी तरह से एक्सपैंड नहीं कर पाते, मतलब पूरी तरह से वो फैल नहीं पाते। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम सांस ले रहे हैं तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लंग्स जितना फैल पाएंगे, जब फैलेंगे तभी तो हवा को अपने अंदर जो है वो समाहित कर पाएंगे। तो जिस पेशेंट को ये रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज़ है उसके जो लंग्स हैं वो पूरी तरह से फैल नहीं पाएंगे, एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि फेफड़ों में कम हवा आ पाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे कई तरह के लक्षण पैदा हो जाएंगे। आइए एक एक करके बात करते हैं सारी चीज़ों के बारे में। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, और जैसा आप लोग जानते ही होंगे एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, काफ़ी रिच क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज़ क्या होती है। अगर आप अपने फेफड़ों को गुब्बारों के साथ कंपेयर करो, बलून्स के साथ, तो अगर आप सोचो कि एक तरफ तो एक ऐसा गुब्बारा है जो बिल्कुल नॉर्मल फूल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा गुब्बारा है जो कि ठीक से नहीं फूल पा रहा। जो गुब्बारा है ना वो स्टिफ है थोड़ा, मतलब कि उसके अंदर वो लचीलापन नहीं है, उसकी दीवार में उसमें सख्ती है। तो इसलिए उसमें हवा कितनी भी जाए लेकिन वो ज़्यादा जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो गुब्बारा ठीक से फूलता ही नहीं है, वो उतना अंदर से स्पेस बनाता ही नहीं है। तो यही वाली चीज़ हो जाती है रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज़ के साथ में, कि डीप ब्रीदिंग नहीं हो पाती। क्योंकि डीप ब्रीदिंग करने के लिए क्या होता है कि हमारे फेफड़ों को पूरी तरह से फैलना पड़ेगा, तभी तो ज़्यादा हवा ले पाएंगे। मतलब जो नॉर्मल अमाउंट में हवा एक स्वस्थ व्यक्ति ले पाता है उतनी ले पाएंगे। लेकिन जिनको ये वाली प्रॉब्लम है उनके फेफड़े इतने ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे, इतना ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, तो उनके अंदर हवा पूरी तरह से जितनी आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी। तो जब हवा ठीक से लंग्स में आ नहीं पाएगी तो उससे क्या होगा कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, हमें हवा से ही मिलती है। तो जब हम सांस ही कम हवा ले रहे हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन भी कम आ रही है। तो लक्षणों की बात करना स्टार्ट हम कर ही चुके हैं कि पहला लक्षण है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाना, मतलब कि सांस लेने में दिक्कत होना महसूस हो जाना। तो जाहिर सी बात है कि ये वाली चीज़ जो है स्टार्ट होती है स्लोली, और धीरे धीरे जो है वो, अगर बीमारी की कुछ रोकथाम नहीं की जा रही, बीमारी का इलाज नहीं किया जा रहा, तो ये वाली चीज़ फिर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ बढ़ती जाती है, अपने आप ठीक नहीं होती है। तो शुरू में क्या होता है कि ज़्यादातर जब भी कोई पेशेंट है वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, शारीरिक एफर्ट्स ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसे काम ज़्यादा कर रहे हैं जिसमें कि ज़्यादा गहरी गहरी सांस लेने की ज़रूरत पड़े, तब उन्हें लक्षण पैदा हो रहे हैं। क्योंकि वो गहरी सांस तो ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके फेफड़ों के अंदर पूरी तरह से एक्सपैंड होने की कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, बट धीरे धीरे जैसे ये बीमारी आगे प्रोग्रेस होती है तो रेस्ट की स्टेज में भी, मतलब कि चुपचाप बैठे हुए हैं जगह पे या लेटे हुए हैं, तब भी जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, मतलब सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो फिर वही बात है कि ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसे हम कह रहे हैं कि सांस लेने में तकलीफ, ये चीज़ पैदा क्यों हो रही है। ये ऑक्सीजन के लिए हंगर एक तरह से पैदा क्यों हो रहा है कि हमें जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ रही है, या हमें ऐसा लग रहा है हमें सांस ठीक से नहीं आ रही है। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है ना ऑक्सीजन की, वो हमारे अंदर पहुंच नहीं पा रही है ऑक्सीजन, क्योंकि हम ठीक से हवा अपने अंदर फेफड़ों में ले ही नहीं पा रहे हैं। तो चूंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है हमारे शरीर के अंदर, तो फिर हमारा शरीर और ऑक्सीजन मांग रहा है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि हम जल्दी जल्दी सांस ले लें, क्योंकि हम सांस कहाँ से आएगी, सांस आएगी हवा से। अच्छा, अगला जो लक्षण है उसका नाम है रैपिड शैलो ब्रीदिंग। रैपिड शैलो ब्रीदिंग का मतलब हो गया, रैपिड का मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना, और शैलो ब्रीदिंग का मतलब हो गया कि डीप ब्रीदिंग का अपोजिट।
मतलब कि जो व्यक्ति अब वो गहरी सांस नहीं ले पा रहा है, अब उनकी सांस जो है वो काफ़ी सतही तौर पे है। तो अब क्या हो रहा है कि वो बहुत जल्दी-जल्दी सांस ले रहे हैं और बहुत सतही तौर पे सांस ले रहे हैं। तो अब ऐसा क्यों है? क्योंकि गहरी सांस तो वो ले ही नहीं पाते, क्योंकि उनके लंग्स को पूरी तरह से फैलने में प्रॉब्लम है। तो और जल्दी-जल्दी सांस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब वो गहरी सांस नहीं ले पाएँगे, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी बॉडी को जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वो कैसे पूरी होगी? वो तभी पूरी होगी जबकि वो सांस फिर बार-बार लें। अगर वो एक बार में ज़्यादा हवा अंदर नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर बॉडी किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करती है, किस तरह से कंपनसेट करती है कि चूँकि आप एक बार में ज़्यादा हवा नहीं ले पा रहे हो, तो फिर आप जल्दी-जल्दी से हवा लेने का ट्राई करते रहो। तो सांस लेने का पैटर्न फिर हो जाता है कि जल्दी-जल्दी से पेशेंट सांस ले रहे हैं और हर बार सांस जो लेने की वो है, वो सतही तौर पर ही है, मतलब कि गहरी सांस पेशेंट नहीं ले पा रहे हैं। अगला जो लक्षण है उसे हम कह सकते हैं कि लगातार खांसी बनी रहना, एक तरह से ड्राई कॉफ बना रहना, परसिस्टेंट, मतलब कि लगातार बना हुआ है। और स्पेशली ये वाला लक्षण सिम्टम कब देखा जाता है ज़्यादा कॉमनली, कि जब जो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज़ है वो किस कारण से है, कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस का मतलब हो गया कि लंग्स के अंदर में जो नॉर्मल टिश्यू होता है ना, जिसके अंदर लचीलापन वगैरह होता है, तो वो नॉर्मल टिश्यू रिप्लेस हो गया है अब उस तरह के टिश्यू से जो कि सख्त है। तो इसका मतलब हो गया कि लंग्स के अंदर में रेशे बन गए हैं सख्त से, जिसकी वजह से कि लंग्स के अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट का लचीलापन जो है वो खत्म हो गया। अब आपको पता है कि अगर फेफड़े लचीले नहीं होंगे तो वो ठीक से हवा को अंदर ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब हवा अंदर आती है तो फिर फेफड़ों को तो फूलना होता है ना, अपना साइज बदलना होता है, तो इसके लिए लचीलापन चाहिए। अगर पल्मोनरी फाइब्रोसिस या लंग फाइब्रोसिस एक ही चीज़ है दोनों का नाम, अगर ये वाली कंडीशन है तो इसका मतलब हो गया कि लंग्स के अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट में जो है वो बड़े टाइट रेशे बन गए हैं। फाइब्रोसिस का मैं आपको ऐसे एग्जांपल बताता हूँ कि आप समझिए। कई बार क्या होता है कि हमारी स्किन में कहीं पे हमें चोट लग गई, कट लग गया, उसके बाद जब वो कट हील होता है ना, तो वहाँ पे किस तरह का टिश्यू बन जाता है, आपने कभी नोटिस किया होगा कि एक हार्ड सी सरफेस बन जाती है, उसे कहते हैं स्कार। तो ये जो स्कार फॉर्मेशन है ये एक तरह से फाइब्रोसिस होता है। तो ये इस तरह की अगर फॉर्मेशन जो है वो लंग्स के अंदर हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि हवा फिर अंदर कैसे आ पाएगी, क्योंकि लंग्स का लचीलापन जो है वो खत्म ही हो गया उस पर्टिकुलर जगह पे। साथ साथ एक चीज़ और है कि लंग फाइब्रोसिस के अलावा अगर लंग के अंदर इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन का मतलब हो गया कि किसी भी कारण से अगर जो अंदर की कोशिकाएं हैं उनके अंदर सूजन है, बहुत ज़्यादा घायल अवस्था में है वो और सूजन है, तब भी जो है वो ये जो क्रोनिक कफ वाली चीज़ है, जो लगातार खांसी बनी रहने वाली चीज़ है ना, ये देखी जाती है ज़्यादा कॉमनली। तो जो लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन है वो जो है कई कारणों से देखा जा सकता है। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ है तो फिर ये देखा जाता है कि जो पेशेंट को लगातार कॉफ बना रहेगा। स्टार्टिंग में देखा जाता है कि कॉफ जो है ये ज़्यादा कुछ गतिविधि करने पे, फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करने पर, या बहुत जल्दी-जल्दी से तेज़-तेज़ सांस लेने पर, या बहुत जल्दी-जल्दी से दौड़ने भागने पर, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने पर पैदा हो रहा है। लेकिन धीरे-धीरे जैसे बीमारी प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ती है, और अगर इसका इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो फिर ये कफ किसी भी टाइम पे बना रहता है। अगर पेशेंट रेस्ट कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, तब भी कफ बना हुआ है। ये चीज़ भी जानना इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है कि जो लंग्स के अंदर एक तरह से स्कारिंग हो गई है। स्कारिंग मैंने बताया कि जो भी एक तरह से थिक टिश्यू बन गए हैं, टफ टिश्यू बन गए हैं, फाइबर्स वगैरह बन गए हैं, वो अंदर से ना फिर लंग्स को इरिटेट भी करते हैं, और वो भी अपने आप में कारण होता है बार-बार कॉफ आने का, बार-बार खाँसी आने का। अगला जो सिम्पटम है, लक्षण है, उसका नाम है कि पेशेंट को बहुत ही जल्दी थकावट हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा थकावट हो जाती है। थकावट क्यों हो रही है? क्योंकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा ना काम करना पड़ रहा है। मतलब पेशेंट की एक तरह से आप समझिए चेस्ट मसल्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि साँस लेने में ये एफर्ट लग रहा है ना, जितने एफर्ट में कोई नॉर्मल व्यक्ति साँस ले रहा है, उससे ज़्यादा एफर्ट इन्हें लगाना पड़ रहा है उतनी ही साँस अंदर लेने के लिए। तो अब कहीं भी अगर हमारी मांसपेशियाँ ज़्यादा काम करती हैं तो फिर पूरी की पूरी बॉडी पे उसका फ़र्क तो पड़ता ही है ना, और हम जल्दी थक जाते हैं। तो ये वाली चीज़ है कि इन पेशेंट्स को चूँकि साँस लेने में ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, ओवरवर्क करना पड़ रहा है, इसलिए इन जनरल इनकी एनर्जी जल्दी ही कम हो जाती है, जल्दी ही खत्म हो जाती है, और ये लोग जल्दी ही थकान का अनुभव करने लग जाते हैं। तो ये पाना अनकॉमन नहीं है, मतलब कि कॉमनली देखा जा सकता है कि थोड़ा-सा भी वॉकिंग की, या थोड़ा-सा भी घर का काम किया, थोड़ा-सा भी अपना पर्सनल काम किया, तो बस थक गए, थक कर के बैठ गए। और जितना टाइम नॉर्मल व्यक्ति को लगता है रिलैक्स करने के बाद और दोबारा एनर्जी में आने पे और दोबारा खड़े हो जाने पे, उससे ज़्यादा टाइम इन लोगों को लगता है इनकी थकान कम होने में या थकान ख़त्म होने में। तो इनको रेस्ट करने का जो पीरियड है ना, वो भी ज़्यादा लंबा चाहिए होता है। अगला जो सिम्पटम है उसका नाम है चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होना, या चेस्ट में पेन होना। तो ये क्या चीज़ है, क्यों हो रही है? क्या होता है ना कि इन पेशेंट्स को गहरी सांस लेने की कोशिश बार बार ये लोग करते रहते हैं, ताकि इनके अंदर ठीक से हवा आ पाए। तो जब बार बार कोशिश करते रहेंगे ना ये लोग कि गहरी सांस लें, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो इनके अंदर की जो चेस्ट है, जो लंग्स हैं, जो आसपास की मांसपेशियां हैं सारी चेस्ट की, जो चेस्ट वॉल है, चूंकि बार बार ये कोशिश हो रही है मांसपेशियों की, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मांसपेशियों में स्ट्रेन पैदा हो रहा है अंदर ही अंदर।
और कई बार उन मांसपेशियों में अंदर ही अंदर पेन पैदा हो रहा है। तो जब भी ये कभी बार बार गहरी सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनके अंदर वो पेन वाली सेंसेशन आ रही है, क्योंकि गहरी सांस लेने की जितनी मर्जी कोशिश कर रही है, बहुत ज़्यादा गहरी सांस तो ले ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि अंदर से इनएबिलिटी है। लेकिन बार बार अगर ये मतलब एक तरह से आप समझिए वेट लिफ्टिंग की बात ही हो गई ना, अगर मैं वेट लिफ्ट कर रहा हूँ और अगर मैं बार बार एक लेवल तक कर रहा हूँ लेकिन उसके ऊपर नहीं कर पा रहा, फिर भी मैं अगर बार बार ट्राई कर रहा हूँ कि मैं उसके ऊपर तक ले जाऊँ, तो मेरे हाथों में दर्द तो होएगा ही ना, क्योंकि मैं अपनी एक तरह से क्षमता से ज़्यादा भरसक प्रयास कर रहा हूँ। तो जो भी मांसपेशियाँ इन्वॉल्व हैं इस काम को करने में, उनमें दर्द होगा, क्योंकि उनके अंदर अब स्ट्रेन आ चुका है, वो थक चुकी हैं। अगला जो लक्षण है उसका नाम है साइनोसिस, और ये एक तरह से रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज की एडवांस्ड स्टेजेस में देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक तरह से ब्लूइश कलर दिखना स्टार्ट हो जाता है शरीर में कई सारी जगहों पे, स्किन पे। तो जैसे कि टंग पे दिख सकता है, जैसे कि नेल्स पे, नाखूनों पे दिख सकता है, फिंगर टिप्स पे दिख सकता है, लिप्स पे दिख सकता है। तो क्या होता है इसमें कि ये ब्लू कलर क्यों दिख रहा है? नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हमारे ब्लड में आ जाती है और सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक दुरुस्त चल रहा होता है। जब भी कभी ऐसा हो कि हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि फिर ब्लड के अंदर एक थोड़ी सी ना ब्लूइश कलर की टेंडेंसी होना स्टार्ट हो जाती है, जो हमें बाहर से दिखती है। मतलब क्योंकि जो ब्लड का कलर एग्जैक्टली होता है ना ब्राइट रेड, वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होती है। अगर उसकी कमी हो रही है तो फिर बाहर से क्या दिखेगा कि ब्लूइश कलर की स्किन दिख रही है, क्योंकि एक तरह से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी चल रही है। तो ये चीज़ देखना बहुत कॉमन है कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब कोई भी शारीरिक गतिविधि कर रहे हैं, तो वो करने के दौरान या वो करने के बाद में क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर किसी भी एरिया में, हमारे नेल्स पे, हमारे लिप्स में या स्किन पे ब्लूइश कलर की जो डिस्कलरेशन है वो समझ में आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है उस जगह पे कि एक नीले रंग का आभास हो रहा है। तो जो नॉर्मल एक त्वचा के अंदर एक लालिमा होती है, जो नॉर्मल त्वचा का कलर होता है उससे डिफरेंट लगेगा। जैसे नेल्स भी आप देखिए किसी नॉर्मल व्यक्ति के तो अलग लगते हैं, लेकिन अगर नेल्स में एक ब्लूइश कलर का एक पैटर्न आ जाए, एक ऐसा लगे कि उसमें नीले रंग का थोड़ा सा एक प्रचुरता हो रही है, वो वाली चीज़ देखी जा सकती है। पैदा क्यों हो रही है? क्योंकि जो हमारा ब्लड है, मतलब जो पेशेंट का ब्लड है, उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जिसकी वजह से कि ये ब्लूइश कलर जो है वो नज़र आ रहा है, समझ में आ रहा है। इस चीज़ को हम साइनोसिस कहते हैं। अच्छा, जब भी कभी ऐसा हो रहा है कि जो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज़ है, ये या तो लंग फाइब्रोसिस की वजह से है या कुछ एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस की वजह से है। इन्फ्लेमेशन का मतलब कि मैंने बताया था लंग्स के अंदर जब जो कोशिकाएं हैं लंग्स की, वो अंदर से घायल होकर के अगर उनके अंदर सूजन आ रही है, वो वाली कंडीशन अगर है, या अगर कुछ एक तरह के कैंसर्स हैं या कुछ एक इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं जिन्होंने लंग्स को भी अफेक्ट कर दिया है, अगर इनमें से किसी भी वजह से ये वाली रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज़ है, तो फिर चांसेस हो जाते हैं कि वज़न भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में सबसे पहली बात यह है कि बॉडी इतना ज़्यादा काम लगातार कर रही होती है सांस लेने में कि बॉडी की बहुत ज़्यादा एनर्जी की जो नीड है ना, वो इसी चीज़ में ख़त्म हो जाती है कि वो लगातार जो है वो सांस लेने की हम कोशिश कर रहे हैं, जो पेशेंट है वो कोशिश कर रहा है। तो मतलब जो भी ऊर्जा है वो नॉर्मली इसी चीज़ में सारी की सारी खत्म हो रही है, और साथ साथ क्या होता है कि पेशेंट का जो है वो वेट लॉस भी होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट है ना एनर्जी की, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पेशेंट लगातार एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च कर रहा है सांस लेने में। तो वो एनर्जी कहाँ से पूरी होगी? अगर सब कुछ आप खाना वाना नॉर्मल खा रहे हैं, दे रहे हैं, तो वो एनर्जी फिर हमारा जो बॉडी अंदर से जो बॉडी का वेट है जो एक्स्ट्रा है, वही ख़त्म होगा ना। और साथ साथ में ये फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है कि जो भी ये क्रोनिक बीमारियां हैं जिनके बारे में मैंने बताया अभी अभी, फॉर एग्जांपल लंग फाइब्रोसिस हो गया, या इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम्स हो गई, सार्कोइडोसिस वगैरह हो गया, कोई भी इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाली कंडीशंस लंग्स के अंदर हो गई, ये सारी बीमारियां अपने आप वो वाली चीज़ पैदा करती हैं कि जो वज़न है वो पेशेंट का कम होता है, क्योंकि इन सारी कंडीशंस में क्या होता है कि एक तरह से एनर्जी का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है। और क्या होता है साथ साथ इन कंडीशंस में कि भूख भी पेशेंट की कम हो जाती है। तो जब हमें एनर्जी मिलेगी नहीं, और जितनी है वो खर्च तो हो ही रही है, बल्कि खर्च होने की डिमांड भी ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो फिर ऐसे में क्या होगा? ऐसे में वज़न ही कम होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि देखा जाता है। अगली चीज़ है कि जो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज़ के पेशेंट्स हैं ना, उनके अंदर चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि उनमें बार बार से लंग्स के इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे, बार बार से न्यूमोनिया हो सकता है। तो ये वाली चीज़ क्यों है? क्योंकि जो उनके लंग्स हैं ना, अब वो पूरी तरह से सक्षम नहीं हैं इस काम में कि वो ठीक से म्यूकस को क्लियर कर सकें, या वो ठीक से जो भी बैक्टीरिया हैं, जो भी वायरस हैं हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, जो भी फंगस हैं, उनसे ठीक से लड़ाई करके उनको जो है वो अपने अंदर में घर ना बनाने दें, अपने अंदर इन्फेक्शन ना पैदा करने दें। तो यही चीज़ है कि जो हमारे लंग्स हैं, जो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज़ के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर जो लंग्स होते हैं उनमें ये वाली कमज़ोरी नॉर्मली देखी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बार बार वो इन्फेक्शंस को नहीं उससे लड़ाई कर पाते, और ठीक से म्यूकस भी अगर क्लियर नहीं करेंगे, ठीक से अंदर हवा भी नहीं आ पा रही है, ठीक से ऑक्सीजन भी बॉडी को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हवा में घुल के आती है। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हो गए हैं
इसका जो एक एंड रिजल्ट क्या होता है कि पेशेंट को बार बार से लंग्स में इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसकी जो डायग्नोसिस है वो बनाने के लिए डॉक्टर्स पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं, मतलब लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं। साथ साथ में कई बार ब्लड टेस्ट करके देखा जाता है कि बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है या और अलग अलग चीज़ें देखी जाती हैं, इन्फेक्शंस वगैरह तो नहीं है। साथ साथ में कुछ एक इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स भी देखे जाते हैं, और कई बार अगर लगता है तो पेशेंट की चेस्ट की इमेजिंग करके भी देखी जाती है, मतलब लंग्स की इमेजिंग करके देखी जाती है। अब इमेजिंग का मतलब हो गया जैसे चेस्ट एक्सरे हो गया या लंग्स का सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई स्कैन वगैरह हो गया, कुछ भी इस तरह की चीज़। वो डिपेंड करता है कि क्या क्लिनिकल कंडीशन है, क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, किस तरह के लक्षण है, उसके हिसाब से डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि बेस्ट पॉसिबल इमेजिंग मोडालिटी क्या है पेशेंट के लिए। तो जो भी अगर इस तरह की बीमारी है कि सांस के आवागमन में आपको प्रॉब्लम है, अगर आप डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाते, अगर आप बात करते करते भी किसी से जो है वो बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, या अगर आपको किसी से बात करते हुए भी बार बार रुकना पड़ रहा है, एक तरह से अपनी सांस भरनी पड़ रही है, उसके बाद आप बात कर रहे हैं, तो एक बार आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, एक बार आपको अपने टेस्ट वगैरह कराने चाहिए, अपनी हिस्ट्री डॉक्टर को देनी चाहिए, तो इसकी सही टाइम पे डायग्नोसिस बन पाए और इसका सही से इलाज हो पाए। क्योंकि नॉर्मली अदरवाइज़ क्या होता है कि लोग, डोंट टेक मी रॉन्ग, सीधे केमिस्ट के पास पहुंच जाते हैं, या कई बार बिल्कुल किसी नॉर्मल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड डॉक्टर नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं है, उनके पास पहुंच जाते हैं, और फिर कुछ भी इस तरह का इलाज स्टार्ट हो जाता है कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज़ वाला इलाज होता है वही कई बार रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज़ में भी देना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है ना कि अप्रोच हर एक जगह पे बिल्कुल सेम नहीं हो सकती ना, अप्रोच तो अलग अलग होती है क्योंकि बीमारियां ही अलग अलग हैं। इसलिए ये मैं हमेशा कहता हूँ, कई बार लोग कमेंट करते हैं मुझे, कई बार लोग अलग अलग तरह के प्रश्न पूछते हैं मुझसे, तो मैं उन सबको यही बात बताता हूँ कि सही डायग्नोसिस बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी डायग्नोसिस ठीक बन गई है, डायग्नोसिस का मतलब हो गया कि आप कौन सी बीमारी से पीड़ित हो, अगर ये वाली चीज़ बिल्कुल ठीक ठाक पता लग गई है, उसके बाद इलाज जो है वो एक्यूरेट हो जाता है, इलाज ज़्यादा जो है वो दिशा वाला हो जाता है। वरना फिर क्या है कि प्रॉब्लम होती ही है। तो शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि अपने लक्षणों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिए।